नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है और हर बार की तरह चुनावी माहौल में हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा शो घोषणा पत्र, जहां नेता आते हैं इस मंच पर और नेताओं के वादे, दावे, इरादे समझने, जानने, परखने का मौका एबीपी न्यूज आपको देता है। और आज घोषणा पत्र में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ जरा स्वागत हो जाए। बासुरी स्वराज हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का युवा चेहरा हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और बीजेपी की कैंडिडेट नई दिल्ली लोकसभा सीट से। बासुरी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये डेब्यू, वो भी लोकसभा चुनाव में, एक ऐसी सीट जहां पर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सब जीत दर्ज कर चुके हैं, तो इस हाई प्रोफाइल सीट से इलेक्टोरल डेब्यू जो करने जा रही हैं आप, नर्वसनेस ज्यादा, एक्साइटमेंट ज्यादा? आदेश आया, उसका अनुसरण कर रही हूं। जब आप मतदाता के समक्ष जाते हैं तो कोई भी सीट वीवीआईपी या वीआईपी नहीं होती, सभी देवतुल्य मतदाता है और आप कर्तव्यबद्ध प्रार्थना करके ही उन सबके समक्ष जाते हैं। सामने जो इस बार चुनौती है आपकी, जो आपके विरोधी हैं वो एकजुट हो गए हैं जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में आ गई है, तो बावजूद इसके आपको लग रहा है कि चुनौती नहीं होगी नई दिल्ली सीट? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका गठबंधन जो है वो स्वार्थ पे आधारित है और जब किसी भी गठबंधन की धुरी स्वार्थ होता है तो राष्ट्र हित और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ती है। आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पे अभद्र टिप्पणी हो, या महिलाओं के प्रति अपराध हो, संदेश खाली हो, या फिर आम आदमी पार्टी के एक लीडर पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं उन्हीं की पार्टी वर्कर की बेटी के साथ छेड़खानी करने पे। ना आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोले, ना कांग्रेस बोले, क्योंकि वो गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राजधर्म दोनों ही भूल गए। तो आपको क्या लगता है, आपका रास्ता ज्यादा आसान किस बात से हो रहा है? मतलब क्योंकि विपक्ष जो है वो खुद ही आपने उसकी इतनी खामियां गिना दी, विपक्ष को ही आप किसी गिनती में नहीं रख रही, या फिर जो पहले आपने कहा था कि साहब मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी? रास्ता आसान नहीं है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ रास्ता आसान इसलिए नहीं क्योंकि परिश्रम उतना ही करना है, मतदाता तक जाना है, जन जन तक आवाज अपनी पहुंचानी है, आग्रह करना है, निवेदन करना है। लेकिन आपने पूछा कि क्या मैं विपक्ष को चुनौती मानती हूँ, क्या मैं इस गठबंधन को चुनौती मानती हूँ? जैसे मैंने कहा, स्वार्थ पे के आधार पे बने हुए गठबंधन को मैं इसलिए चुनौती नहीं मानती क्योंकि वो स्वयं ही जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। एक परसेप्शन ये बना, जिस तरीके से नई दिल्ली सीट, जहां से 2 बार की सिटिंग एमपी मंत्री भी मीनाक्षी लेखी, उनकी जगह इस बार बीजेपी ने आपका चेहरा आगे किया, कि शायद जो जनता जनार्दन जिसकी आप बात कर रही हैं उसमें कुछ नाराजगी है, कुछ रिजेंटमेंट है, इसलिए फेस बदला गया। नहीं, बिल्कुल भी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्यों चुना, वो भी इस हाई प्रोफाइल सीट से? इसमें 2 सवाल हैं। तो पहले का तो जवाब ये है कि बिल्कुल भी जनता रुष्ट नहीं है। हम एक अनुशासन से बंधी हुई कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक आपको एक दायित्व दिया जाता है आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी नए को सौंप दिया जाता है तो आप उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन कर ये देखते हैं कि वो नया उस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभा पाए। और मैं जानती हूँ कि मीनाक्षी दीदी का मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 2 चुनाव, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है, तो इस बार उस 100% स्ट्राइक रेट की हैट्रिक लगे, इसको लेकर आपको लगता है कि ये मुश्किल रहने वाला है, ये चुनौती बहुत बड़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार भी दिल्ली की जनता 7 सीटें भाजपा की झोली में जरूर देगी। कोई फटीग फैक्टर नहीं होगा? कोई फटीग फैक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो मोदी सरकार ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर विकास का कार्य करा है। जितने भी भाजपा के मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन सब की पूर्ति हुई है। ठीक है। चाहे वो धारा 370 हटाना हुआ, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हुआ, जैसे 33% रिजर्वेशन मातृशक्ति को मिला विधानसभा और पार्लियामेंट में, चाहे वो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण था, तो जो कहा वो किया। वो 2 मुद्दे पार्टी के, जिसको लेकर परिवारवाद का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों को घेरते हैं, तो पहले परिवारवाद की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी घेराबंदी पार्टी की आपको लेकर इसी बात पर की जा रही है कि साहब परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको टिकट दे दिया।
मुझे लगता है इसका जवाब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ही दे दिया। क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। आप यदि राजनीति में आकर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जनता आपको स्वीकार करती है, तो बिल्कुल आपको चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और जनसेवा करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, जब मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद की, तो इसका अर्थ है कि ये जो है ना कि आते ही आप सीधा प्राइम मिनिस्टर की पद के दावेदार हो गए, कि जो टॉप पोस्ट है वो केवल एक परिवार में ही सीमित रह जाएगी। मुख्यमंत्री बनेंगे तो केवल एक पर्टिकुलर परिवार के लोग बनेंगे, उसके खिलाफ है। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना बांसुरी, मतलब मुझे रह कर जहन में सुषमा जी का चेहरा, यहाँ हमने वो तस्वीरें भी लगाई हैं, मतलब बिल्कुल माँ की परछाई जिसे कहते हैं ना, एक हम लोग कहते हैं कि बेटी जो है वो माँ की परछाई है। अब ये माँ की परछाई होना और सुषमा जी जैसी माँ, इतनी प्रखर वक्ता, मतलब राजनीति में एक महिला होते हुए उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। और इसमें जब आपकी तुलना की जाती है सुषमा जी से, तो फिर लगता है कि अरे बड़ी जिम्मेदारी आ गई कंधों पर। मैं आपको सच बताऊं, हाँ, मैं अपनी माँ के संस्कारों का सार हूँ। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में मेरी माँ की एक शिल्पकार की भूमिका रही है। बट माई मदर इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हर सेल्फ इन मी। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ चीप इमिटेशन ऑफ सुषमा स्वराज। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। मैं दूसरे आरोप पर आती हूँ जो आपके जरिए आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है, और वो भ्रष्टाचार। आपके सामने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, और वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि साहब वो देश के गद्दार ललित मोदी, उनको भगाने का काम आपने किया। आप शायद उनकी वकील थी, उसी संदर्भ में वो अटैक कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी स्वयं एक वकील हैं। मुझे लग रहा था कि पूरी रिसर्च के साथ आएंगे, फाइल पढ़कर आएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी चलंतरू प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरे तथ्य नहीं देखे। मेरे जो सीनियर थे वो थे ललित मोदी जी के वकील, मैं उस केस में 9वें नंबर की जूनियर थी। पर आपके माध्यम से एक आग्रह ज़रूर करूंगी सोमनाथ भारती जी से कि आप 12 अगस्त 2015 का माँ का भाषण जो उन्होंने संसद में जब 8 साल पहले ये विषय उठाया था, वो एक बार देख लीजिएगा, आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मुझे बताइए, आपने तैयारी क्या की है? मतलब आप विपक्ष को घेरने के लिए जब चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगी तो घेराबंदी कैसे करेंगी? मैं आपको सच बताऊं जी, कीचड़ जिसको फैलाना है वो फैलाए, मैं केवल कमल खिलाऊंगी। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामकृपाल सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपका सवाल। मेरा सवाल राजनीतिक नहीं है, मेरा तो एक ही है कि मैं आपको जब से सुन रहा हूँ, ये जो आप इतना अच्छी हिंदी बोल रही हैं, क्या इसमें भी सुषमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि घर में रूल था। जी, घर में रूल था कि माँ से आप केवल हिंदी में बात करेंगे और आपको अपभ्रंश किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। राकेश शुक्ला जी। जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा, क्योंकि कई बार सुषमा जी का जिक्र आया और देश की राजनीति में सुषमा जी अविस्मरणीय रही हैं और आगे भी उनको स्मरण रखा जाएगा। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि 2019 में सुषमा जी एक फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी चुनाव के बाद, अब वो फ़ोन उनको नहीं आया मंत्री बनाए जाने को लेकर, वो उनके लिए बड़ा कष्टकारी था? आपके सवाल के लिए मैं आभार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग काफ़ी अटखेलियाँ लगाते हैं। इन सब अटखलों के बीच में कहीं ना कहीं सत्य का बलिदान हो जाता है, उसकी बलि चढ़ जाती है। सच बात ये है कि उनकी रीनल फेलियर के बाद जब उनकी सर्जरी हो गई तो हमें उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना था। वो बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के में अपने आप को उतना नहीं झोंक पा रही थी जितना वो इन्वॉल्व पहले थी। उन्होंने स्वयं एक निर्णय लिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और इसीलिए मैं आपको आज बता रही हूँ नेशनल टेलीविज़न पे, माँ किसी फ़ोन कॉल की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वो सिर्फ तैयार हो रही थी जाकर ओथ सेरेमनी जो होने वाली थी वहाँ पर जाकर अपने बाकी कॉलीग्स को चेयर करने के लिए। क्योंकि आप दिल्ली की जो एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट लोकसभा सीट से जहां की एक विधानसभा सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुन करके आते हैं, और वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनको, यानी कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको जेल के पीछे भिजवाना चाहती है जिससे कि वो चुनाव में प्रचार ना कर सकें। इतना ज़्यादा खौफ है अरविंद केजरीवाल का क्या?
देखिए ऐसा, ये जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान है ये केवल आम आदमी पार्टी को है। वो ही है जो हर बार बोल देते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। मैंने कहा ना, केवल इस बात से शायद वही अवगत है। मैं ईडी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूं, लेकिन एक भूमिका मेरी और है। मैं नई दिल्ली की निवासी हूं, खासकर कि उनकी विधानसभा की वोटर हूं, तो अपने जीते हुए विधायक से पूछना चाहूंगी, कभी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा नहीं? ये बताइए मुझे, आप जहाँ से चुनाव लड़ेंगी वहाँ पर इतने बड़े बड़े वोटर्स भी हैं, मतलब आम लोग भी हैं और थोड़े ख़ास लोग भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अभी अंकित बात कर रहे थे और गांधी परिवार के लोगों का भी वोट वहीं पर पड़ता है। तो कैंपेनिंग करने के लिए सोचा है, कुछ बनाया प्लान, कहाँ कहाँ जाएंगी वोट मांगने के लिए? हर जगह जाऊंगी। अच्छा, हर जगह जाऊंगी। केजरीवाल जी क्या भी? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी धर्म तो निभाऊंगी, देना ना देना उनके अधिकार क्षेत्र में है, पर मांगना तो मेरे अधिकार क्षेत्र में, पूरा धर्म निभाऊंगी। तो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है? केजरीवाल जी से मुलाकात करेंगी? एक बार नोटिफिकेशन तो होने दीजिए। फिर सोनिया गांधी के यहाँ भी जाएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, सबके यहाँ जाएंगी। पर मुझे पता नहीं उनका वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। नहीं, यही है, यहीं पर नजर आती है, यहीं पर नहीं रहती यहाँ है, लेकिन हो सकता है वोट भी यहीं डालती हैं। चलिए, अच्छा, अच्छा आपने बता दिया, आप तो जरूर जाऊंगी। क्या बात है, देखिए मैंने आपको और जानकारी दी है। हाँ, अब अभिषेक उपाध्याय। बांसुरी, अभी आप जब रोमाना को जवाब दे रही थी, आपने एक बड़ी बात अपनी पॉलिटिक्स के बारे में कही कि आप नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगी, आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करती हैं। हालांकि आपने सोमनाथ भारती के सिलसिले में की, लेकिन मैं बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ूं तो शायद आप यही बात प्रवेश शर्मा जिनका टिकट कटा है, रमेश विदोड़ी जिनका कटा है, मीनाक्षी लेखी जिनका कटा है, आप उनके लिए भी कर रही थी। क्योंकि प्रवेश शर्मा का एक तबके के बारे में जो बातें करना लगातार चर्चा में रहा, रमेश विदोड़ी का संसद में बोलना, मीनाक्षी लेखी का मवाली कह देना, किसान के बाद में माफ़ी मांगना, तो ये आप क्या कह रही हैं कि मैं प्रवेश शर्मा नहीं बनना चाहूँगी, मैं रमेश विदोड़ी नहीं बनना चाहूँगी, मैं मीनाक्षी लेखी नहीं बनना चाहूँगी, मैं उनसे हट के राजनीति करूँगी? क्या ये मैसेज है आपका? जी कतई नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक जीवन पर पटाक्षेप हो गया है? आपको कैसे पता कि पार्टी ने कोई और अहम बड़ी दूसरी भूमिका नहीं सोच रखी? देखिए ऐसा है, की बात कर रहा हूं बांसुरी, टिकट कटा ये फैक्ट है और उनके बयान चर्चा में ये भी फैक्ट है, टिकट और आप उससे हट करके बात कर रही हैं। टिकट कटने की बात नहीं है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मठाधीश बना बैठा है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं जीत के आऊं तो 5 साल बाद ये टिकट मेरी है। ये अहम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में नहीं है। चुनाव के अंदर आपकी तरफ से जो आम आदमी पार्टी की घेराबंदी की जाएगी वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन इसकी काट तो उनके पास पहले ही तैयार है। वो तो कह रहे हैं बदले की राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ रखा है। रोमाना जी, हाँ ठीक है, उनको भाजपा पे विश्वास नहीं है, इस देश की कचहरी पे विश्वास है कि नहीं? अरे भाई, इस देश के ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये पाया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जी बाहर केवल मेडिकल बेल पर है, वरना मेरिट्स पे नहीं। तो मुझे आप ये बताइए, ईडी जो अपनी जांच कर रही है या सीबीआई जो अपनी जांच कर रही है, वो अपना काम कर रही है और कोर्ट में जो उन्होंने सामने तथ्य रखे उनके तहत कर रही है। इसमें भाजपा का क्या रोल है? पर वो तो कहते हैं कि इससे पहले ईडी का कोई नोटिस आता है, भाजपा के नेताओं की तरफ से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, इनके पास पहले जानकारी होती है क्या होने वाला है। मतलब आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी अभी गिरफ्तार कर नहीं रही है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं कि ये तो गिरफ्तार होंगे जी। कैसे? बड़ी विनम्रता से बोलना चाहूंगी, जो मुख्यमंत्री अपने बच्चों की शपथ खा के ये बोले कि वो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो गठबंधन कर लेते हैं, क्या आप उनकी बात पे विश्वास करेंगी? क्योंकि मैं तो नहीं करती। लेकिन अब तो गठबंधन कर लिया है कांग्रेस के साथ और अब तो वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, जीत का दावा करने से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हर कोई देख सकता है। अच्छा। लेकिन रही बात उनके गठबंधन की, तो मैं कहूंगी चोर चोर मौसेरे भाई। आप भूल गई कि केजरीवाल जी एक 500
करोड़ क्लब का एक ब्लैक कलर की डायरी झलकाते थे, लेकिन आज के दिन आम आदमी पार्टी सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने 500 करोड़ करप्शन क्लब की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी हासिल कर ली है। अब लेकिन ये तो राजनीति का ही मिजाज है ना। आप वहां देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर उन्हीं अजीत पवार के साथ सरकार बना ली है। अभी जाकर कश्मीर में कहा जाता था कि आप यहाँ पर बाप बेटी की सरकार है, फिर उन्हीं बाप बेटी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मतलब ये तो फिर सत्ता का चरित्र है। ऐसा नहीं है, बीजेपी भी करती रही? बिल्कुल नहीं। इसका अच्छा। जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी दे चुके हैं। जो भी व्यक्ति भाजपा की विचारधारा से और हमारे एजेंडा से सहमत है, उनका भाजपा में स्वागत है। लेकिन ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि जो भी भाजपा में सम्मिलित हुआ है, एक भी व्यक्ति के खिलाफ केसेस क्लोज नहीं करे गए हैं। खैर, जल्दी से कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा नाम आस्तिक तिवारी है। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हम जानते हैं कि आपकी माता जी का एक बहुत ही काफ़ी अहम रोल रहे हैं भारतीय राजनीति में, अब उनसे जुड़ा कहीं ना कहीं नाम आपका है, जो अब आपने एंट्री करी है राजनीति में। आपका व्यक्तिगत विजन क्या है? पॉलिटिक्स की बात नहीं कर, आपको और कैसे बढ़ाएंगे इस व्यक्तिगत चीज़ को? विजन। एक और सवाल कोई और लेना है? पीछे दे दीजिए माइक। नमस्कार, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। न्यायपालिका में इतना समय बिताने के बाद इसमें कई समस्याएं आपने नोटिस करी होंगी, तो आप उसको अपने नज़रिए से कैसे देखती हैं? और एक और बात कि आप हमेशा विदेश से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो आम आदमी की समस्याएं क्या एक ऐसा इंसान समझ पाएगा जो उनके बीच रहा ही नहीं है? ठीक है, कनेक्ट कैसे बनाएंगी आप? कुल मिलाकर ये सवाल है। आप तो विदेश में पढ़कर आई हैं, और दूसरा व्यक्तिगत विजन आपका। तो पहले आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपने पूछा कि मैं कनेक्ट कैसे बनाऊंगी। स्कूलिंग मेरी खैर वसंत वैली स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, भारतीय हूँ, और मैं इतना आपको बता दूँ कि चंद कुछ साल विदेश में पढ़ने लिखने से मेरी भारतीयता फीकी नहीं पड़ गई है। और रही बात, जैसे मैंने कहा, मेरे संस्कार, मेरे मूल्य, मेरे विचार पूरी तरह भारतीय हैं। मैंने शायद वो चीज़ें भी करी होंगी जो आपने नहीं करी होंगी। आपने कभी चक्की पे आटा पीसा है? मैंने पीसा है। आपने कभी सिंगदाना पोली सिंगरूर हवेली के खेत में बैठ के ट्यूबवेल पे खाया है? मैंने खाया है। देखिए, ऐसा है, ऐसे तो कोई भी ये आवरण होते हैं। आप अपने हिसाब से बस एक चीज़ बना लेते हैं कि कोई विदेश में पढ़ा है इसलिए शायद ज़्यादा अंग्रेजियत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और व्यक्तिगत विजन की आपकी वो बात कर रहे थे, मैं इसमें जोड़ देती हूँ सवाल। यहाँ पे मामला कुछ व्यक्तिगत विजन का है, या यहाँ कुछ गुंजाइश ही नहीं है व्यक्तिगत विजन की? क्योंकि जो पार्टी का विजन है बिल्कुल उसके साथ मेल खाता हुआ आपका व्यक्तिगत विजन भी है। जो पार्टी का विजन है वो मेरे व्यक्तिगत विजन से इसलिए मेल खाता है क्योंकि पार्टी अपना विजन जो है वो भारत की जनता की आवाज़ सुनकर बनाती है। पार्टी ने जो 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए वाला नारा दिया है, इसमें राम जी की कितनी कृपा रहने वाली है? राम नाम से कितनी मदद मिलने वाली है? राम का आशीर्वाद वोट लेकर काम पर। तो चलते चलते अगर जरा सा आप दर्शकों को बता दें, वो आपका अंदाज जो दिखेगा अभी प्रचार में, वो मुद्दा जिस पर आप वोट मांगेगी जनता के बीच जाकर, क्या होगी वो शैली? क्योंकि हम तो सब आपके फैन हो गए हैं आपके इस अंदाज को देखकर, जो प्रखर अंदाज से, मुखर तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं। जी, मुद्दा जब आप मतदाता के पास जाते हो तो मुद्दा लेके नहीं, निवेदन लेके जाती हैं। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की इस गाड़ी में अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि वाकई एक विकसित भारत का निर्माण हो 2047 तक, यदि आप चाहते हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, तो 2024 के चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाइए। बहुत शुक्रिया। बाकी बार 400 पार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये बांसुरी स्वराज से आपकी मुलाकात हमने करवाई, जिनके इरादे आपने जाने, जिनके दावे और वादे आपने सुने, और अब जनता को फैसला करना है। 24 चुनाव की दहलीज पर घोषणा पत्र एबीपी न्यूज के इस मंच पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा।